friends, I am here to take a lecture on the latest developments, the recent case laws published by the ICAI, some concepts at which we were at variance with the ICAI. I want to reconcile those concepts so that your answer and the examiner's answer matches. So friends, this lecture is relevant for everyone. Those who have attended the revision classes, उनके लिए भी relevant है. Those who have attended the recently concluded batches, उनके लिए भी relevant है. So I'll start with the recent case laws जो इंस्टीट्यूट के RTP में दिए हुए हैं. मैंने इनको एडिट कर दिया है और ये पूरी फाइल आपको लिंक दिया है YouTube के जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट VGLD की वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर भी ये सारा मटेरियल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसको प्लीज प्रिंट कर लीजिएगा एंड डू गो थ्रू दिस मटेरियल बिकॉज इसमें से एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं. स्टार्ट करते हैं विद द रीसेंट इन जुडिशरी जो लेटेस्ट केस लॉज इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए हैं. पहला केस लॉ आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का है लक्ष्मण दास खंडेलवाल. इट्स अ इंपॉर्टेंट केस लॉ, कैन कम इन द एग्जामिनेशन. एक सेक्शन 292BB होता है कि अगर कोई नोटिस इनवैलिड है बट अगर आप प्रोसीडिंग अटेंड कर लेते हैं तो नोटिस वैलिड हो जाएगा, नोटिस वैलिडेट हो जाएगा और फिर बाद में आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि नोटिस वाज इनवैलिड. यहां इशू यह है कि 143(3) की असेसमेंट करने के लिए, 147 की असेसमेंट करने के लिए 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी होता है. यहां 143(3)/147 में असेसमेंट हुई बट असेसिंग ऑफिसर ने 143(2) का नोटिस नहीं दिया बट असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग अटेंड कर ली. अब बाद में असेसी कहता है असेसमेंट इनवैलिड है बिकॉज नोटिस उसे दिया नहीं गया. डिपार्टमेंट कहता है जी सिंस आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली तो नोटिस वैलिडेट हो गया, आप प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर सकते. यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 143(3) 147 करने के लिए 143(2) का नोटिस देना मैंडेटरी होता है. अगर वो नोटिस दिया जाता और उसमें कोई डिफेक्ट होता और आप प्रोसीडिंग अटेंड कर लेते तो नोटिस वैलिड होता. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में नोटिस दिया ही नहीं गया. सिंस नोटिस नहीं दिया गया तो देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 292BB द असेसी हैड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ लीगल फिक्शन द नोटिस इशूड वुड बी डीम्ड टू बी वैलिड even if there are infractions in the notice. The scope of provision is to make the service of notice having certain infirmities to be proper and invalid, if there was a requisite participation on the part of the assessee. It is, however, to be noted that section does not save complete absence of the issue of notice. देखिए अगर नोटिस दिया जाता और उस नोटिस में कोई कमी होती, कोई खामी होती और असेसी प्रोसीडिंग अटेंड कर लेता तो नोटिस वैलिड होता. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां नोटिस दिया ही नहीं गया तो सेक्शन 292BB ऐसे डिफेक्ट को क्यों नहीं करता कि नोटिस नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे नोटिस दिया गया है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन इश्यूज ऑफ नोटिस अंडर 143(2) इज नॉट अ क्यूरेबल डिफेक्ट अंडर सेक्शन 292BB in spite of participation of the assessee in the assessment proceeding. So friends, this judgment you should remember. यहां पर यह है कि अगर नोटिस दिया गया होता और नोटिस इनवैलिड होता तो असेसी के पार्टिसिपेट करने से वैलिड हो जाता. बट यहां नोटिस दिया ही नहीं गया. सिंस नोटिस नहीं दिया गया तो असेसी ने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो यह नहीं माना जाएगा कि नोटिस दिया गया है और वैलिड है. So 292BB does not cure the complete absence of the notice and therefore जो assessment की गई 143(3) या 147 में without giving a notice under 143(2) the same is void ab initio
292BB does not come to the rescue of the department. तो फर्स्ट जजमेंट नाम के साथ याद रखिएगा। दूसरा जजमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट का है, मारुति सुजुकी का है। इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी एस, वो अमलगमेट हुई मारुति के साथ। मारुति का नाम है एम। तो एक कंपनी थी एस, उसने अपने रिटर्न फाइल की 28 नवंबर 2019 को। ईयर्स में चेंज कर देता हूं टू लुक लाइक एज इफ इट इज अ प्रेजेंट सिचुएशन। उसने 28 नवंबर 2019 को रिटर्न फाइल की कंपनी एस ने, यानी एक अमलगमेटिंग कंपनी ने। उस समय अमलगमेशन नहीं हुई। 29 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी स्कीम ऑफ अमलगमेशन। जो कंपनी एस थी अमलगमेटिंग कंपनी, वो अमलगमेट हो गई विद मारुति एम, और ये अमलगमेशन इफेक्ट दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो देखने वाली बात है कि 29 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव कर दी है। अब 2 अप्रैल 2020 को अमलगमेटेड कंपनी मारुति ने एओ को इंटीमेट किया कि ये अमलगमेशन हो चुका है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 अप्रैल 2020 को मारुति, दैट इज द अमलगमेटेड कंपनी, उसने एओ को इंटीमेट किया कि एस कंपनी हम में अमलगमेट हो गई है। अब देखिए क्या हुआ। एओ ने 143(2) का स्क्रूटनी नोटिस इशू किया कंपनी एस को। कंपनी एस मींस द अमलगमेटिंग कंपनी ऑन 26 सितंबर 2020, फॉलोड बाय नोटिस अंडर 142(1). तो एओ ने ये सब जानकारी होने के बाद भी कंपनी एस को स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया 26 सितंबर 2020 को। अमलगमेटेड कंपनी एम, मारुति ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अटेंड कर ली। असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ इन द नेम ऑफ कंपनी एस। एस मींस द अमलगमेटिंग कंपनी। अब देखिए, कंपनी एस तो खत्म हो चुकी है, कंपनी एस खत्म हो चुकी है, और इसका इंटीमेशन मारुति ने एओ को दे दिया था 2 अप्रैल 2020 को। उसके बावजूद एओ ने नोटिस कंपनी एस को इशू किया, जो खत्म हो चुकी है, 26 सितंबर 20 को, और जो असेसमेंट ऑर्डर भी पास किया वो अमलगमेटिंग कंपनी एस के नाम में पास किया। ऑल्दो मारुति हैड अटेंडेड द, मारुति मींस अमलगमेटेड कंपनी, हैड अटेंडेड द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। नाउ यहां दो बातें आती हैं। एक सेक्शन 292B होता है, डबल बी नहीं, 292B, जो कहता है कि अगर क्लेरिकल मिस्टेक्स है, अगर टाइपोग्राफिकल एरर्स है किसी नोटिस में, असेसमेंट में, बट सब्सटेंशियली लॉ फॉलो किया गया है, तो टाइपोग्राफिकल एरर्स इग्नोर कर दी जाएगी। एक सेक्शन 292BB होता है जो कहता है कि अगर आपने प्रोसीडिंग अटेंड कर ली है तो नोटिस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें देखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 292B जो है वो अलाउ करता है एक ऐसे डिफेक्ट को क्योर करना जो टेक्निकल नेचर का है। द रेशनल बिहाइंड द सेक्शन इज द रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट नोटिस समन्स अदर प्रोसीडिंग should not be held to be invalid due to technical mistakes, which otherwise do not have much impact on the legality, provided such written assessment notice etc. are in conformity with the provisions of the Income Tax Act. अब यहां इशू है कि जो नोटिस एओ ने इशू किया अमलगमेटिंग कंपनी के नाम में एस, इवन आफ्टर मारुति ने नोटिस दे दिया था एओ को कि कंपनी एस खत्म हो चुकी है, क्या ये क्योरेबल डिफेक्ट है 292B में? और सिंस मारुति ने, अमलगमेटेड कंपनी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग अटेंड कर ली है, तो क्या 292BB रेवेन्यू की सेविंग पे आ जाएगा?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्रूवल of scheme of amalgamation under section 394 is that the amalgamating company ceases to exist. It could not thereafter be regarded as a person under section 231 against which assessment proceeding could be initiated or an assessment order could be made. Notice under 143(2) was issued on 26 September 22 as the amalgamating company. And prior to that date, jurisdictional notice under 143(2) was issued. अमलगमेशन स्कीम ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, एस कंपनी खत्म हो चुकी थी और एम ने ये बात एओ को इंटीमेट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन द प्रेजेंट केस डिस्पाइट द फैक्ट दैट एओ वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी एस हैविंग सीज्ड टू एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अमलगमेशन, द jurisdictional notice was issued in the name of S, the amalgamating company. The basis on which jurisdiction was invoked was fundamentally at odds with the legal principle that amalgamating entity ceases to exist upon the approved scheme of amalgamation. The Supreme Court accordingly held that the initiation of assessment proceeding on a non-existent entity, जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, उस पर आप प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? So accordingly held that the initiation of assessment proceeding on a non-existent entity, as in this case, was void ab initio, and the participation in the proceedings by the appellate amalgamated company M, in this case, does not save the revenue in saying that assessment is invalid. Therefore, as per Supreme Court, the notice was invalid, the assessment is invalid, because आपने नोटिस दिया एक ऐसी एंटिटी को जो खत्म हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में नहीं। आपने असेसमेंट की एक ऐसी एंटिटी पर जो खत्म हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में नहीं, एंड देयरफॉर द नोटिस वाज इनवैलिड, द असेसमेंट इज इनवैलिड, सो द एंटायर प्रोसीडिंग्स वर हेल्ड टू बी इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मारुति इंडिया, मारुति सुजुकी। पहले दो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड है, आपको याद होगा हमने क्लासेस में पढ़ा था कि अगर आप अपील करते हैं हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट पहली स्टेज में क्या करता है? अपील एडमिट करता है, और अपील जब एडमिट करता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करके बताता है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। यहां क्या हुआ? हाई कोर्ट के पास अपील आई, अपील में मान लीजिए असेसी ने 3 ग्राउंड्स रेज किए थे। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट नहीं किया, हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट नहीं किया और बिना फॉर्मुलेट किए दोनों पार्टीज को सुना और अपना जजमेंट सुना दिया, अफर्मिंग द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रेज्ड बाय द appellant. The issue is while deciding an appeal, is it mandatory for the High Court to frame a substantial question of law, or can it decide the case on the basis of question of law as raised by the appellant? ये भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ बड़ा क्लियर है कि असेसी अगर क्वेश्चंस ऑफ लॉ रेज करता है तो हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उन क्वेश्चंस ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ बनते हैं उनके हिसाब से, और क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करने के बाद हाई कोर्ट उन क्वेश्चंस पर अपना जजमेंट दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां हाई कोर्ट ने सही तरीका फॉलो नहीं किया, उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करना चाहिए था, उसके बाद डिसीजन देना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द अपेक्स कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट noted that there lies a distinction between questions proposed by the appellant for admission of appeal to the High Court and questions formulated by the High Court. Section 260A provides that appeal is to be heard on the merits, only on the questions formulated by the High Court. In other words, appeal can be heard only on the questions formulated by the High Court
and not on the questions proposed by the appellant. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, कहा हाई कोर्ट ने गलती की है, उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करने चाहिए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये जो हाई कोर्ट डिसीजन है इसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं और वापस हाई कोर्ट को केस वापस भेज रहे हैं कि हाई कोर्ट प्रॉपर तरीका अपनाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करे और फिर उन पर जजमेंट दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और केस वापस हाई कोर्ट को रिमांड बैक किया और हाई कोर्ट से कहा कि अपने क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करिए और उन पर फिर डिसीजन दीजिए। So Supreme Court decision, the Supreme Court held it to be just and proper to remand the case to the High Court for deciding the appeal afresh on the merits of the case in accordance with the procedure prescribed by section 260A। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि हम आपका ऑर्डर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आपको वापस भेज रहे हैं केस, क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट करिए, उन पर अपील सुनिए फिर और डिसीजन दीजिए। Fourth case law is very, very, very important, should definitely come in the examination और इस तरह के judgments examiner के लिए fancy होते हैं while framing the MCQs। हमने एक सेक्शन किया था ATIC। अगर आप हिमाचल प्रदेश में नई इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश में नई अंडरटेकिंग लगाते हैं तो पहले 5 साल उस अंडरटेकिंग के 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं ATIC और अगले 5 साल प्रॉफिट्स का 25% 30% होते हैं अगले 5 साल, यानी डिडक्शन मिलती है आपको टोटल 10 साल। अगर आपने नई अंडरटेकिंग लगाई है तो पहले 5 साल 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल 30% इन केस ऑफ कंपनी, 25% इन केस ऑफ नॉन कंपनी प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। सेक्शन ये भी कहता है कि अगर आप न्यू अंडरटेकिंग नहीं लगाते बट सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होता है कि आप प्लांट मशीनरी में 50% एडिशन कर लेते हैं, तो भी पहले 5 साल 100% प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है आपके, अगले 5 साल 30% इन केस ऑफ कंपनी, 25% इन केस ऑफ नॉन कंपनी प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट है। यहां क्या हुआ दोस्तों, असेसी ने एक नया यूनिट लगाया हिमाचल प्रदेश, कोई डाउट नहीं, उसे पहले 5 साल 100% एग्जेम्पशन मिल गई प्रॉफिट्स की। अब 6th ईयर से 10th ईयर तक असेसी को, क्योंकि असेसी देखिए यहां पर नॉन कंपनी है, तो 25% रिडक्शन मिलनी चाहिए थी। बट हुआ क्या 6th ईयर में, तो असेसी ने नई अंडरटेकिंग लगाई, पहले 5 साल 100% रिडक्शन क्लेम की, 6th to 10th ईयर 25% रिडक्शन मिलेगी। बट यहां क्या हुआ, 6th ईयर में असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर लिया। अब असेसी कहता है जी अब मेरे को दोबारा से डिडक्शन दीजिए, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 25%, यानी असेसी कहता है 6th to 10th ईयर मुझे 100% दीजिए और 11th to 15th ईयर मुझे 25% दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्स बहुत क्लियर है, असेसी ने नई अंडरटेकिंग लगाई, पहले 5 साल 100% रिडक्शन क्लेम की, फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं कि 6th ईयर में असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर असेसी ने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है 6th ईयर में, तो डिडक्शन का पीरियड तो 10 साल रहे और यहां 6th to 10th ईयर में असेसी को 100% रिडक्शन मिल जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80IC इज एडमिसिबल नॉट ओनली व्हेन एन अंडरटेकिंग सेट्स अप अ न्यू यूनिट एंड स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल ऑफ थिंग, द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोविजन आल्सो accrues to existing units if they
carry out substantial expansion of the units by investing the required capital in the assessment year relevant to the previous year. The Supreme Court held it an undertaking which had set up a new unit of the nature mentioned in ATIC would be entitled to deduction at the rate of 100% of the profits and gains for the 5 years, initial 5 assessment years, commencing with the initial assessment year. For the next 5 years, the deduction would be 25%, 30%, as the case may be. However, in case substantial expansion is carried out, as defined in ATIC, by such undertaking within the aforesaid period of 10 years, the said previous year in which expansion is undertaken would become the initial assessment year. And from that year, the assessee shall be entitled to 100% of deductions of profits and gains. However, would be for the period remaining out of 10 years as provided in ATIC. यानी डिडक्शन का पीरियड आपका 10 साल ही रहेगा. इस जजमेंट का क्रक्स इंस्टीट्यूट ने समझाया नोट 1. सपोज मैंने नई अंडरटेकिंग लगा ली, पहले 5 साल 100% डिडक्शन क्लेम कर ली. नाउ सपोज मैं 7th ईयर में, इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल लिया 8th ईयर, 8th ईयर में आप सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं, 8th ईयर में आप सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं, तो इंस्टीट्यूट बड़ा ब्यूटीफुली समझाती है. आई रिपीट, इंस्टीट्यूट ने नोट 1 में समझाया इस जजमेंट को कि आपने नई अंडरटेकिंग लगाई और 8th ईयर में आपने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया. तो इंस्टीट्यूट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स द जजमेंट कि पहले 5 साल डिडक्शन 100%, 6th and 7th ईयर 25%, 8th ईयर जब आपने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर ली, 8th, 9th and 10th ईयर डिडक्शन विल बी 100%. तो दोस्तों डिडक्शन 10 साल ही रहेगी. अगर आपने 6th ईयर में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है तो 6 to 10th ईयर आपको फिर से 100% डिडक्शन मिल जाएगी. जैसे नोट 1 ने इंस्टीट्यूट में समझाया कि अगर 8th ईयर में सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की है तो पहले 5 साल 100%, 6th, 7th ईयर 25%, 8th, 9th, 10th ईयर 100%. हमने एक जजमेंट किया था क्लासेस में, क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज, जो सुप्रीम कोर्ट का ही था बट उसमें जजेस कम थे. ये जो अभी हम जजमेंट पढ़ रहे हैं इसमें ज्यादा जजेस थे. तो इंस्टीट्यूट कहती है कि जो हमने पुराना जजमेंट किया था क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्रीज का, वो प्रिवेल नहीं करेगा, जजमेंट ये वाला प्रिवेल करेगा. तो एग्जाम के लिए इस जजमेंट का नाम याद कर लीजिए. यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ एमसीक्यू और अ क्वेश्चन ऑन दिस जजमेंट. सो केस लॉ 1, 2 and 4 मेरे हिसाब से तीनों केस लॉ एग्जाम में आ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और अदरवाइज. 5th केस लॉ है कि असेसी ने कमिश्नर के पास 12AA में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की. असेसी ने कमिश्नर के पास 12AA रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यानी रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए. कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी. कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी 12AA में. अगर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देता है तो असेसी अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल. असेसी ने अपील की अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी. अब दोस्तों इशू पता है क्या है? इशू ये है, रेवेन्यू कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था, अगर उसे लग रहा था कि कमिश्नर का ऑर्डर गलत है तो कमिश्नर का ऑर्डर कैंसिल करके वापस केस कमिश्नर को भेज दे. रेवेन्यू कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं कर सकता. यहां देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा. इशू है, कहना अपीलेट ट्रिब्यूनल while hearing an appeal under section 254 in a matter where registration under section 12AA has been denied by the commissioner, itself pass an order
डायरेक्टिंग द कमिश्नर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन, और अपीलेट ट्रिब्यूनल को केस वापस सीआईटी को भेजना चाहिए कि सीआईटी देखे रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए या फिर दोबारा से देगी। यहां हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है और सीआईटी को डायरेक्ट कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमारे सबसे बनती है रजिस्ट्रेशन, considering the specifics of the facts of the case where CIT has refused to accept the application for registration of trust after recording its findings. So, अगर CIT ने findings रिकॉर्ड की है कि इन फाइंडिंग के बेसिस पर हम रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर रहे हैं और ट्रिब्यूनल देखता है कि फाइंडिंग्स गलत थी, ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। सो अगर ट्रिब्यूनल खुद फैक्ट फाइंडिंग करके देखता है कि फाइंडिंग्स ऑफ द कमिश्नर वर रॉन्ग, in that case the ITAT can say that the trust was entitled to registration and it can direct the commissioner that please grant the registration to the trust. The High Court opined that the tribunal can pass an order directing the CIT to grant registration, considering the specific facts of the case where the CIT has refused to accept the application for registration of the trust after recording his findings, on the basis of material on record before him that the activities and object of the trust are not genuine, and the appellate tribunal, on the basis of same material on record, comes to the conclusion that order of CIT is perverse, means wrong, since it has been passed ignoring, misconstruing and misinterpreting the evidence. So दोस्तों, ट्रिब्यूनल फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है। तो ऑर्डिनरीली अगर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देता है, ट्रिब्यूनल कमिश्नर को बोलेगी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन देखिए और बनती है तो दे दीजिए। बट अगर ट्रिब्यूनल देखती है कि जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की कमिश्नर ने व्हाइल रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन, वो फाइंडिंग्स ही गलत है, फाइंडिंग्स का the fact finding was totally wrong and the facts are totally in favor of the associate trust. So tribunal can hold that registration should have been granted, and it can direct, and it has directed in this case, to the CIT to grant registration under 12AA. In such a case, the appellate tribunal can direct registration of the trust without remanding the matter to the CIT, since such remand would be empty formality, as the CIT cannot go against the conclusions, conclusion means findings, arrived at and recorded by the appellate tribunal. 6 केस लो है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। आपने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल, सपोज वीजी ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की, क्यों फाइल की होगी? क्योंकि CITPS का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था। सो CITPS का ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था, मैंने वीजी ने अपील फाइल की ट्रिब्यूनल में। जिस दिन हियरिंग थी मैं पहुंच नहीं पाया, जिस दिन मैं हियरिंग थी मेरी ट्रिब्यूनल में, मैं पहुंच नहीं पाया। अब ट्रिब्यूनल कहता है कि वीजी इज नॉट प्रेजेंट, अपील डिसमिस्ड। क्या ट्रिब्यूनल ऐसा कर सकता है? देखिए, ट्रिब्यूनल क्या है? जजेस है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं भी है तो जजेस को क्या करना चाहिए? मेरिट्स पे ऑर्डर पास करना चाहिए। सिंपली ये तरीका थोड़ी है, वो अपील डिसमिस। तो अगर वीजी प्रेजेंट नहीं है तो ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था? फैक्ट्स देखते केस के और मेरिट्स पे अपना जजमेंट देना चाहिए था। यहां पर ट्रिब्यूनल ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, मतलब असेसी प्रेजेंट नहीं था, और ऑर्डर में क्या किया? अपील डिसमिस कर दी ऑन द ग्राउंड असेसी was not present. Can appellate tribunal dismiss an appeal without deciding the case on merits solely on the ground that assessee has not appeared on the appointed day of hearing? तो हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट noted provisions of section 254, rule 24 of the ITT rules and decision of the apex court on the said issue. The High Court opined that even if the assessee could not appear,
the tribunal could have decided the appeal only on merits ex parte after hearing the other party, that is the revenue. A legal and binding responsibility lies on the tribunal to decide the appeal on merits even if the assessee is not present or his lawyer is not present. So tribunal ने गलत किया, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कैंसिल किया और ट्रिब्यूनल को कहा कि मेरिट्स पर अपना डिसीजन दोबारा से दीजिए. In view of the decided case laws, High Court decision, and the clear provisions of Rule 24 of the ITT rules, the High Court set aside the impunged order of the tribunal dismissing the assessor's appeal due to non-appearance and directed the ITAT to decide the appeal on merits fresh in accordance with the law. 7th is not that important, but जब भी मैं कुछ कहता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट जरूर पूछ लेता है. यहां क्या था कि असेसी का एक ग्रेचुटी फंड था. ग्रेचुटी फंड 1976 में अप्रूव कराया था उसने. तो एक बार फंड अप्रूव हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए अप्रूव हो जाता है. तो असेसी का एक अप्रूव ग्रेचुटी फंड था, वे बैक 1976 में कमिश्नर से अप्रूव कराया और कमिश्नर से अप्रूव कराने के बाद उसने एलआईसी से एक पॉलिसी ले ली थी ताकि एलआईसी को प्रीमियम पे करता रहे और जो ग्रेचुटी फंड है उसको एलआईसी एडमिनिस्टर कर ले. अब असेसी से मांगा गया कमिश्नर का ऑर्डर 1976 का. असेसी से कहा गया कि 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था, जहां आपके ग्रेचुटी फंड को अप्रूव किया गया था, वो ऑर्डर प्रोड्यूस करिए. असेसी नहीं कर पाया क्योंकि देखिए ना, 30-40 साल पुराने रिकॉर्ड्स मिलते नहीं है और यहां पर ऐसा ही हुआ. असेसी को रिकॉर्ड्स नहीं मिले, ऑल्दो असेसी ने जो एलआईसी के साथ एग्रीमेंट था उसको प्रोड्यूस कर दिए. अब एयू 148 में केस खोलता ऑन द ग्राउंड कि आपने 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था अप्रूविंग द ग्रेचुटी फंड, वो आपने प्रोड्यूस नहीं किया. इस बेसिस पर मैं आपकी रीओपनिंग कर रहा हूं 148. Can the assessee's failure to produce Commissioner's order of approval dating back to the year 1976 for employees gratuity scheme and amount to non-disclosure of material facts to justify the reopening of the assessment under 148, जहां assess ने produce किया agreement between LIC and the trustees of the gratuity scheme on the basis of which he has claimed deduction under 3615 of the Income Tax Act. यहां हाई कोर्ट ने कहा भाई ये क्या बात है कि अगर 35 साल पुराना ऑर्डर नहीं मिल पा रहा बट असेसी ने एलआईसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो प्रोड्यूस किया हुआ है, तो हाउ कैन यू मेक दिस एज अ ग्राउंड फॉर रीओपनिंग द केस अंडर 148? एंड देयरफॉर हाई कोर्ट ने कहा रीओपनिंग ऑफ द केस ऑन द ग्राउंड की 1976 में जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था अप्रूविंग द ग्रेचुटी फंड, वो नहीं प्रोड्यूस किया गया. इट इज अनजस्टिफाइड. The High Court held that merely because assessee is unable to produce a copy of the order of approval of gratuity scheme by the commissioner after a long gap of time, it cannot tend to amount to failure on the part of the assessee to disclose fully and truly all material facts, since assessee had produced a copy of the agreement with the LIC and the trustees of the gratuity scheme in the course of the original assessment proceedings, in line with the documents produced by the assessee in the earlier years. Therefore, in absence of failure on the part of the assessee to disclose truly and fully all material facts, the reopening of the assessment by issue of notice under 148 is totally invalid, though there is no change of opinion also. And therefore, the reopening of the assessment of the ground, या 35 साल पुराना कमिश्नर का ऑर्डर
अप्रूविंग द ग्रेचुटी फंड स्कीम प्रोड्यूस नहीं कर पाए इज अनजस्टिफाइड, इनवैलिड और नोटिस अंडर 148 क्वेश्चन कर दिया। कैन पेनल्टी अंडर 271C be levied for non-remittance of TDS under Chapter 17B to the creditors and government? यहां असेसी ट्रस्ट थी, आप कहेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनी होती है, बिकॉज नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 होता है शायद, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। तो असेसी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड थी 12AA में, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करती थी। इसने टीडीएस काटा नहीं, कई जगह काट के जमा नहीं किया, इसलिए एओ पेनल्टी लगा रहा है 271C। सेक्शन 271C होता है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो जितना टीडीएस नहीं काटा उतनी पेनल्टी होती है, अगर टीडीएस आपने काट के जमा नहीं किया तो जितना जमा नहीं किया उतनी पेनल्टी होती है 271C। अब असेसी कहता है जी मेरी तो ड्यूटी ही नहीं थी टीडीएस काटने की। असेसी कहता है कि लॉ में लिखा है कि अगर आपका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ था, पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में 44AB में टैक्स ऑडिट हुआ था, तो आपको करंट ईयर में टीडीएस काटना होता है। असेसी कहता है कि मैं तो ट्रस्ट हूं, मेरा तो ऑडिट सेक्शन 12AA में होता है, मेरा ऑडिट 44AB में होता ही नहीं। तो असेसी कहता है कि मेरा प्रीसीडिंग ईयर में 44AB में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, इसलिए मुझे करंट ईयर में टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं, एंड देयरफॉर आप मुझ पर पेनल्टी 271C की नहीं लगा सकते। अगर हम रेलेवेंट प्रोविजंस देखें तो सेक्शन कहता है कि हर पर्सन को एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएल टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है अगर अमाउंट पेड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। एग्जेम्पशन सिर्फ किसको है? इंडिविजुअल्स एचयूएल को। इंडिविजुअल्स एचयूएल को टीडीएस नहीं काटना इन द करंट ईयर अगर प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ। सो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां ये जो ट्रस्ट है ये तो ना तो इंडिविजुअल है ना ही एचयूएफ है, तो जो एक्सेप्शन है कि इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना अगर पिछले सालों का टैक्स ऑडिट नहीं हुआ था, हाई कोर्ट ने कहा वो एक्सेप्शन तो टीडीएस में लगती है ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। ये तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट इज नाइदर इंडिविजुअल नॉर एचयूएफ एंड देयरफॉर यहां जो असेसी एग्जेम्पशन की बात कर रहा है वो रेलेवेंट ही नहीं है। हाई कोर्ट ने बड़े सारे पुराने डिसीजन रेफर किए और कहा कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते या जमा नहीं करते तो पेनल्टी अंडर 271C लगती है। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द assessee is liable to pay penalty under 271C for both non-deduction of tax at source and non-remittance of tax at source. तो फ्रेंड्स ये जजमेंट्स हैं जो आपने करने हैं। इसमें से जो आपको याद करना है, एक तो पहला जजमेंट याद करना है लक्ष्मण दास खंडेलवाल, एग्जाम में आ सकता है आराम से। दूसरा भी याद करना है मारुति सुजुकी, ये भी एग्जाम में आ सकता है, विद नेम याद कर लीजिएगा। चौथा तो 100% करिएगा। सो 1, 2, 4 एंड 5 के नाम याद कर लीजिए। बाकी के फैक्ट्स जजमेंट याद रखिए और मेरे हिसाब से इन 8 जजमेंट्स में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको आ जाए। आपके इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट पे मटेरियल है उसमें जजमेंट्स बहुत लेंदी दी हुई हैं, मैंने इनको प्रॉपर्ली एडिट कर दिया है, लॉजिक्स वगैरह सारे दे दिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो आप इन पेजेस से कर लीजिए, 6 पेजेस है, ये सफिशिएंट आपके लिए।